नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया के बारे में। स्कोडा स्लाविया स्कोडा की ओर से दूसरी वो कार है जो कि उनका जो इंडिया के बारे में कमिटमेंट था कि भैया हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, इसी मार्केट में हैं और प्रोडक्ट लाते रहेंगे, उसको थोड़ा सा री स्ट्रेंथन करता है वो। और थोड़ा सा री एश्योरेंस काफ़ी सारे लोगों में आता है कि भैया ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है, बैक टू बैक नए प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो कि सिर्फ इंडिया के आने वाले हैं। तो भैया प्रोडक्ट तो लॉन्च कर रही है, बट प्रोडक्ट है कैसा, ये बताने की जिम्मेदारी मेरी है आपको। और इस वीडियो में इंटीरियर एक्सटीरियर हर एक चीज़ की बात करेंगे। दो इंजन ऑप्शन के साथ में आने वाली है, 1 लीटर 1.5, जो सेम हमने कुशाक में देखे थे वही आपके पास में इंजन ऑप्शंस और गेयरबॉक्स ऑप्शंस है। हालांकि हमारे पास में इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ मैं 1 लीटर की बात करने वाला हूँ और जो 1.5 है उसका वीडियो जो है 2 या 3 दिन बाद में आ जाएगा। और इस वीडियो में जो है हर एक चीज़ की हम डिटेल में बात करेंगे, साथ ही में ये देखेंगे कि कितनी अलग ये कुशाक से है। और सेडान एक ऐसा सेगमेंट जो कि ऑलमोस्ट डाइंग है, मतलब ऑलमोस्ट मृत्यु की ओर जा रहा है इंडियन मार्केट में, काफ़ी सारे मार्केट में एक्चुअली। उसमें स्कोडा ने वापस एक सेडान क्यों लॉन्च की, उनकी एक्सपर्टीज़ है सेडान में, बट उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी है जो कि इंडिया में सेडान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स करती थी, स्पेशली ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, और उनको सॉर्ट कर दिया है हमने। और अब जो है वो प्रॉब्लम्स कई लोगों को नहीं आएगी, सेडान्स को एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी, चलिए ओके जी। तो चाबी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या सब चीज़ें चाबी में मिलती है। 3 बटन आपको देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे। बेसिकली लॉक है, अनलॉक है और बूट जो है उसको ओपन करना हो तो जी हाँ, अगर आप उसको दबा रखेंगे तो बूट जो है आपका ओपन हो जाएगा। हालांकि बंद करने का उसका कोई तरीका नहीं है, बंद आपको जो है वापस से बूट के पास जाके उसको मैनुअली करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बूट नहीं है, रिलीज़ हो जाता है उससे आपकी चाबी से, लेकिन बंद जो है वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। अब क्या सब चीज़ें स्लाविया में मिलती है उनकी इन डिटेल बात कर लेते हैं। एक चीज़ जो कि स्कोडा से यूजुअली हमने कभी नहीं देखी है, थोड़ा सा बड़ा पैनल गैप यहाँ पे लग रहा है, बट उसके अलावा कहीं पे नहीं। इस वाली जगह पे वो महसूस हो रहा है, आगे तो यहाँ पे उसके अलावा कहीं पे भी कोई पैनल गैप और किसी चीज़ की फिट एंड फिनिश की शिकायत नहीं है। यहाँ पे आपके पास में स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग है, प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स है जो कि हाई बीम लो बीम दोनों का काम करती है। ये आपके पास में इंडिकेटर है, नीचे की तरफ हेलोजन बेस्ड ये आपका फॉग लैम्प जो है वो आपको देखने को मिलता है। कोई भी 360 डिग्री कैमरा या फ्रंट पार्किंग सेंसर्स कैमरा जो है वो गाड़ी में नहीं है, बट अच्छी डिज़ाइन है, आगे से काफ़ी सुंदर लगती है। टिपिकल स्कोडा की जो डिज़ाइन हमने देखी है आज तक, एक तो ऐसी डिज़ाइन जो है वो एज भी बहुत अच्छे से होती है, तो एक लंबे टाइम तक ये डिज़ाइन जो है अच्छी लगती रहेगी, विच इज़ समथिंग आई बिलीव। बाकी आप अपना कॉमेंट कर सकते हो कि आपको स्कोडा की पिछली कार्स की आज तक डिज़ाइन कैसी लगी और क्या सब कुछ जो है आपको उन डिज़ाइन के बारे में लगता रहा है। अब जो है बात करते हैं क्या सब यहाँ दिया गया है। 205 55 R16 ये आपके पास में अलॉय व्हील की साइज़ है। एक बार की आप कह सकते हो कि भैया अलॉय व्हील जो है वो छोटे लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा छोटे वोटे तो ऐसा कुछ, हालांकि मतलब प्रोपोर्शंस में छोटे नहीं लग रहे हैं, बट हाँ 16 इंच सोच के जो है वो यहाँ पे छोटे जो है लगते हैं। गुडियर के एश्योरेंस ट्रिपल मैक्स टायर जो है, ट्रिपल मैक्स 2 टायर जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जो है आपको दोनों तरफ मिलता है, यानी कि पैसेंजर जो है उनको भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और उसी से जो है आप चाबी जब आपकी जेब में हो तो गाड़ी लॉक या अनलॉक कर सकते हो। मिरर फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, ये फोल्ड अनफोल्ड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इस फंक्शन को आप अंदर से डिसेबल भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। रियर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे टेल लाइट कुछ ऐसी लगती है, स्लाविया की ब्रांडिंग है, स्कोडा की ब्रांडिंग है। आपके पास में 360 डिग्री तो सॉरी आपके पास में रेगुलर कैमरा, रियर कैमरा दिखता है, और 3 आपके पास में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिखते हैं। 3 है, अच्छा है, 2 नहीं है, 2 होना कम हो जाता है, हालांकि 4 बेहतर होते हैं, पर 3 से भी जो है सफिशिएंटली काम चल रहा है। अगर आपको कभी डिस्टिंग्विश करना है कि 1.5 और 1 लीटर में फ़र्क क्या है, तो ये नीचे जो एक एग्जॉस्ट से एक निकलता हुआ पाइप देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर है और 2 वहाँ पे निकल रहे हो, तो इसका मतलब 1.5 वाला इंजन जो है वो है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना जो है वो दिया गया है, और सनरूफ जो है, चहेती सनरूफ भारत की, वो भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें हो गई। आपको फ्यूल अगर फिल करना है तो यहाँ से जो है फ्यूल फिलिंग का आपके पास कैप है। 95 जो है वो रिकमेंडेड है, 291 से भी काम चल सकता है, और 91 इंडिया में हर जगह मिलता ही है। अब चलते हैं अंदर, जहाँ पे एक्चुअली स्कोडा ने छोटे मोटे कुछ चेंजेस किए हैं जो कि देख के काफ़ी अच्छा लगा। क्या चेंजेस किए हैं? अब चेंजेस कहाँ, मैं जब बोलता हूँ चेंजेस किए हैं तो आई एम मतलब बेसिकली जो कहते हैं ना कि कंपैरिजन मेरा निकल के आ रहा है अपनी कुशाक से, क्योंकि कुशाक के हिसाब से ही ये गाड़ी बनी है, काफ़ी हद तक चीज़ें लगी। दो दैट इज एसयूवी, ये जो है सेडान है, तो ऑब्वियसली चेंजेस जो है वो स्कोडा को करने ही थे, और वो चेंजेस उन्होंने यहाँ पे किए हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस जो एविडेंट है वो आपको डैशबोर्ड पे ही होने लग जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें डैशबोर्ड पे, लेआउट वगैरह पे जो है चेंज आपको यहाँ कुशाक के मुकाबले दिखता है। दो स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें सेम जो है वो भी आपको देखने को मिलती है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है अलग ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इधर से शुरुआत करते हैं। एक तो मटेरियल जहाँ पे भी यूज़ किया गया सब हार्ड प्लास्टिक ही है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जैसा मटेरियल जो है यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया गया। दो जो टाइप का प्लास्टिक यूज़ किया गया वो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। और जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, जो कलर्स है, जिस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए प्लास्टिक का, वो भी एक्चुअली बहुत बढ़िया है, उसमें भी कोई शिकायत आपको नहीं देखने को मिलती है।
इधर क्या सब चीज़ें हैं, वेल यहाँ पे डोर लेवर्स जो है वो आपको मिलते हैं ग्लॉसी सॉरी क्रोम वाले फिनिश में, प्लास्टिक की है। इधर नीचे की तरफ आपको ORVM के कंट्रोल है, चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। वन टच अप डाउन जो है वो सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, बाकी यहाँ पे चाइल्ड लॉक जो है वो दिया गया है। ORVM जो है फोल्ड एंड फोल्ड सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप इधर देखो थोड़ा सा ये चाइम के साथ में आप जो है काम चला लो। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है, अगर आप इसको यहाँ ला के पुल करते हैं तो आप जो है फॉग लैम्प वगैरह ऑन कर सकते हैं। लाइट लेवलिंग स्विचेस यहाँ पे है, नॉब जो है वो यहाँ है। ये आपके पास में एक छोटा सा कभी होल, इसकी भी क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी सही है बंद होने की, तो वो उसमें कोई शिकायत जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इधर आपके पास में बॉटल होल्डर है जिसमें एक बड़ी बॉटल आ जाएगी, और अगर आपको कुछ होल्ड करके रखना है, कोई ऐसी चीज़ जो मूव ना हो, तो आपके पास में स्ट्रैप यहाँ दिया गया है, काफ़ी सही क्वालिटी है। यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब आप हाथ रखें तब आपको ऐसी कोई खास परेशानी वहाँ नहीं हो, इनफैक्ट वो अच्छा लगे। इधर आपके पास में AC नॉब्स है जिनसे फ्लो जो है वो हवा जो है अच्छी खासी फ्लो उसमें से आता है, कोई शिकायत फ्लो से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में नीचे ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास में पुश स्टार्ट ऑफ बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है। कन्वीनियंट है या नहीं है, ये सब लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, आप अपना बताइए कि कन्वीनियंट आपको वो लगता है या नहीं लगता है। स्टीयरिंग जो है उसका एडजस्टमेंट आपको करना है, आपके पास में काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ टिल्ट में है। टेलीस्कोपिक जो है वो भी एडजस्टमेंट काफ़ी सही है, कोई शिकायत आपको उससे जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। 2 स्पोक स्टीयरिंग है, वीडियो में देखने पे और लगता है, बट ऑनेस्टली बताऊं मैं जब भी चला रहा हूँ मैं कभी नोटिस भी ऐसा कुछ खास कर नहीं पाया कि 2 स्पोक वाला है। जो एलन के वेरिएंट अगर मतलब स्लाविया में तो नहीं आता है, बट जो बाहर आपने अपना ऑक्टाविया वगैरह में देखा है तो वहाँ पे एलन के लिखा था, इनफैक्ट कोडियक में भी देखा था। इधर आपके पास में अवेलेबल है मल्टीपल नॉब्स वगैरह, ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल करना है या वॉइस कमांड आपको देने हैं, यहाँ पे आपको ट्यून चेंज करना है, FM वगैरह या ट्रैक चेंज करना है तो वो इधर से कर सकते हो। इधर आपके पास में जो ये बटन दिए गए हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं, वेल यहाँ पे जो है सबसे पहले ये इसमें कोई फंक्शन अभी सेट नहीं हुआ है, बटन विदाउट फंक्शन। ये नॉब से जो है आप मल्टीपल MID में जो टॉगल कर सकते हो, इससे भी MID देख सकते हो कौन सी वाली MID क्या कुछ चाहिए। क्या होता है वो मैं आपको इधर करके ही बता देता हूँ, मैं बात करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आएगा। अभी आप देख पा रहे हो कैमरा थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया है, तो 3 चेहरे मतलब ये पूरी डिजिटल डिस्प्ले। आपने जो कुशाक में देखा था टॉप इन हमने जब चलाया था तो उसमें वो एनालॉग वाला आता था, बट इसमें जो है ऐसा वाला आएगा और कम्प्लीटली डिजिटल आपको मिलता है। तो उसमें आप मल्टीपल टाइप ऑफ व्यूइंग मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ व्यूज़ जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें आप में टैकोमीटर सेंटर में है, इसमें आपके पास में डिजिटल स्पीडोमीटर सेंटर में है, और दोनों तरफ जो है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है। और इसमें आपके पास में बीच में है स्पीडोमीटर और बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है। अब बीच में क्या इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हो कि भैया मुझे तो गियर डिस्प्ले जो है वो बीच में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे गियर डिस्प्ले पे लाके सेट कर दिया, तो मुझे जो भी करंटली गियर होगा उस पर गाड़ी दिखती रहेगी। और अगर आपने सेट कर दिया कि नहीं मुझे बीच में जो है प्रॉब्ली चाहिए मे बी ऑडियो या टेलीफोन या स्पीड, तो वो चीज़ें जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप जाते हैं और व्यू आपका चेंज कर देते हैं, ये आपका बाय द वे रीसेट करने वाला है, रीसेट स्टार्ट फ्यूल लॉन्ग टर्म रीसेट, तो मैं रीसेट करके अभी मेरे को कुछ करना नहीं है, बताता हूँ। अगर आपको जाके करना है चेंज, फॉर एग्जांपल अब बैक आता हूँ मैं, ओके मैं यहाँ पे बैक आया हूँ। अगर आपको इस वाले में आए हो, जैसे कि ये वाले मोड में आप यहाँ पे हो, तो इस वाले मोड में भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो कि कौन से वाले में क्या देखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इकोनॉमी देखनी है आपको इस साइड में, बट आपको जो है दूसरी तरफ वाले में आपको सॉरी चेंज हो गया, दूसरी तरफ वाले में जो है आपको देखना है प्रॉब्ली लेट्स से ड्राइविंग डेटा, तो वो आप जो है इस तरीके से देख सकते हो, विच इज समथिंग वेरी नाइस। आपको दोनों तरह की चीज़ें दिख जाती है। इधर आपके पास में एट द सेम टाइम ये जो पार्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिखता रहता है क्या टेम्परेचर है आपके कूलेंट का, इधर आपको फ्यूल दिखता रहता है। ये जो ऊपर देख पा रहे हो कोई डिस्प्ले नहीं है, ये मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्प्ले, ओवरऑल MID का पार्ट है, बट ऐसा कुछ अलग से डिस्प्ले नहीं आपको देख पा रहे हो। मेन डिस्प्ले आपको अलग ही अभी दिख पा रही होगी, इतनी ही मेन डिस्प्ले है। और भी कई इन्फॉर्मेशन दिखाती है, टाइम दिखाती है, आपका टेम्परेचर, ओडोमीटर नीचे दिखा रहा है, रेंज बता रही है। प्लस जब भी आप कुछ चीज़ें करते हो, जैसे मैंने ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफ किया है, ऑन किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास में यहाँ पे आती रहती है। उसके बाद में गाड़ी जो है उसमें इस तरफ तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आते हैं यहाँ पे इस डिस्प्ले पे। अब ये जो पर्टिकुलर डिस्प्ले है इसमें ये हमने पहले भी कुशाक में देखी है, हालांकि इस यहाँ के पर्टिकुलर लेआउट में चेंज हुआ है, बट इस प्रॉब्ली इस यूनिट में जो है किसी भी तरीके का कोई बदलाव यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई बदलाव है ही नहीं। होम पे आते हैं हम सबसे पहले, और होम में क्या सब चीज़ें दिखाई जा रही है। वेल आपके पास में एंड्रॉइड कारप्ले मेरा कनेक्टेड है, तो इसलिए ऊपर दिखा रहा है वायरलेसली कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट होता है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ के बारे में है। होम बटन आप क्विकली यहाँ से हर बार एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल विजिट्स है जो कि आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पे आपके पास में म्यूजिक जो है उसका कंट्रोल सारे के सारे इधर है, FM रेडियो USB वगैरह सब। ये अगर आपको बंद करना हो तो आप यहाँ से दबा के रख सकते हैं, और डिस्प्ले आपकी जो है बंद होगी। चालू करना है तो सिंपली टैप कीजिए। इधर आपके पास में ऐप्स जो है वो आपका शॉर्टकट यहाँ है, वॉल्यूम से जुड़े हुए शॉर्टकट्स आपके
पास में यहाँ पे है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने पहले भी हल्की सी क्रिटिसाइज़ की थी, चीज़ें अगर फोकस में नहीं है तो आई एम सॉरी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने पहले भी क्रिटिसाइज़ की थी कि यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का होना, कभी कभार आप एक्सीडेंटली भी प्रेस कर सकते हो, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, या इसको प्रेस एंड होल्ड करना चाहिए तब जाके एक्टिवेट होना चाहिए, तो वो वाला फंक्शन ऐड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर से कभी भी, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर क्लिक करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो, जिसमें अभी फिलहाल गगन गाड़ी का लिखा है क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ। वैले मोड वगैरह भी आते हैं, बट वैले मोड को ओवरराइड करना कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है, बट स्टिल दी जाती है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपके वैले ने कितनी गाड़ी चलाई, कितनी तेज़ चलाई है, वो सब चीज़ें आपको बता देता है। कैसे एक्टिवेट करना है वैले मोड अगर आपको करना है तो वैले मोड करने के लिए यू गो हियर, सेटिंग्स में जाइए, क्विक सेटिंग्स में आपके पास में वैले मोड है। ये वैले मोड आपको एक्टिवेट करना हो तो यहाँ से अपना कोई भी पिन डाल दीजिए और वैले मोड एक्टिवेट जो है वो आपको हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ओवरराइड करना ईजी है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे 0000 मैंने पिन सेट किया, ठीक है, अभी वैले मोड लग गया, जब तक पिन नहीं जब तक पिन नहीं लगाओगे तब तक क्या होगा कि वैले मोड जो है कैंसिल नहीं होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही थी फोकस में, वो मैंने सही यहाँ पे कर दी है। तो जब तक पिन नहीं लगाओगे तब तक वैले मोड जो है वो नहीं हटेगा टेक्निकली, बट मैंने ऐसे एक दो बार ट्राई किया, ये देखो रीसेट कंफर्मेशन आप इसमें बार बार करते हो तो गाड़ी बोलती है भैया कि आपको रीसेट करना है सेटिंग्स, आप डिलीट ऑल करोगे तो वैले मोड सब कुछ जो है रीसेट हो जाएगा, पूरी स्क्रीन जो है वो रीसेट हो जाएगी और आपका सारा काम जो है वहाँ पे किया कराया खत्म हो जाएगा। बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग, यूजुअली कोई इतना गाड़ी को अब्यूज़ करते नहीं है वैलेज वगैरह। यहाँ पे सेटिंग्स में और कुछ चीज़ें देखनी है तो सिस्टम से जुड़ी हुई सेटिंग, कार से जुड़ी हुई सेटिंग्स है आपके पास में, मीडिया से जुड़ी हुई सेटिंग्स, ऐप नोटिफिकेशन वगैरह आप सब यहाँ से देख सकते हैं। कार से जुड़ी हुई सेटिंग्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ से ऑफ करना नहीं करना, लाइट सेटिंग्स जिसमें कि आपकी इंटीरियर लाइटिंग, कमिंग होम, लिविंग होम, कन्वीनियंस, रेन डिपेंडेंसी लाइट्स की, उन सब चीज़ों के बारे में, मिरर्स एंड वाइपर्स की सेटिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रीसेट अगर आपको यहाँ करना है तो वो कर सकते हैं। सर्विस सेटिंग्स वगैरह जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आपको गाड़ी की चैसी नंबर वगैरह भी दिख जाएगी। टायर्स वगैरह से जुड़ी हुई, टायर्स की कोई सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, इस जैसे आप सेट कर सकते हैं भैया टायर्स जो है वो कब कहाँ कब चेंज हुए थे, क्या सब चीज़ें उसके बारे में है। और डोर्स वगैरह की सेटिंग आपके पास में यहाँ पे है, यूनिट्स जो है उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और वैले मोड जो है, वैले व्हीकल स्टेटस जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रखना या नहीं रखना, ये सब चीज़ें आपके पास में यहाँ पे हो गई है। उसके अलावा और भी कोई चीज़ जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। नीचे यहाँ पे एयर वेंट्स है आपके। अब अगर आपको याद हो जो आपने कुशाक थी, कुशाक में जो है कुछ और बटन्स थे यहाँ पे, बट वो लेआउट चेंज किया गया है एंड आई समहाउ लव द फैक्ट कि वो लेआउट को थोड़ा सा चेंज किया गया। व्हाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि वो पर्टिकुलर लेआउट में क्या था कि चीज़ें थोड़ी सी ऑड यहाँ पे लग रही थी, मतलब ये बटन्स यहाँ पे सही लग रहे थे, मैं बोल रहा हूँ लेआउट जो नीचे चेंज किया है उसको मैं पसंद कर रहा हूँ। अभी बटन यहाँ आ गए तो बटन्स के यहाँ आने से क्या है, ये लॉक बटन इधर चला गया, जो कि थोड़ा सा ऑड हो सकता है कई बार, अगर वो ड्राइवर साइड में कंट्रोल छोड़ दिया तो अच्छा होता, बट लॉक बटन यहाँ चला गया। बाकी आपके ये सही जगह पे आ गया वेंटिलेशन सीट के कंट्रोल, हालांकि वेंटिलेशन काफ़ी लाउड है, मैं चालू कर दूंगा तो काफ़ी आवाज़ आने लग जाती है, कैमरे में हल्की सी नॉइज़ वगैरह आएगी, तो मैं इसको बंद ही अभी रखूँगा। बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो क्या है, मतलब अच्छी ये चीज़ लगी कि ये जो स्पेस है नीचे वाला, ये वाले स्पेस में क्या हुआ है, यूएसबी यहाँ पे आपकी शिफ्ट हो गई है, और यूएसबी यहाँ शिफ्ट होने की वजह से ये जो नीचे वाला स्पेस है, यूएसबी यहाँ शिफ्ट होना, और ये नीचे क्योंकि बटन ऊपर आए तो उसकी वजह से नीचे वाला स्पेस है ये बेहतर यूटिलाइज हो रहा है। आपको याद होगा मैंने स्कोडा कुशाक जब मैं चला रहा था तो मैं उसमें बोल रहा था कि वायरलेस चार्जिंग पे बार बार लिखा आ रहा है कि वायरलेस चार्जिंग सस्पेंडेड। अब वायरलेस चार्जिंग जो है वो आपकी एक्चुअली यहाँ शिफ्ट कर दी गई, ये जो आप फोन देख पा रहे हो, तो वायरलेस चार्जिंग जो है वो सस्पेंड होने वाला नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, मेरा फोन तब से चार्ज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, वरना वो वायरलेस चार्जिंग सस्पेंडेड वाली चीज़ आती जा रही थी बार बार। और उसके अलावा भी आपके पास में यहाँ फ़ोन रखने की जगह हो गई है। दिस इज़ अ गुड चेंज जो कि स्कॉडा ने किया है, या समथिंग दैट दे डिसाइडेड टू डू विथ स्लाविया, बहुत बढ़िया है, काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। यहाँ पे आपके पास में ORVM है, ऑटो डिमिंग वाला है, इधर आपके पास में लाइटिंग है, LED लाइट्स है, दो ये स्विचेस उतने ज़्यादा बढ़िया फील आपको नहीं होंगे, थोड़े से फ्लिमजी से फील होंगे, बट स्टिल जो है ओवरऑल मतलब लाइट्स वगैरह जो है उसका थ्रो वो बढ़िया है। और ये हमारी फेवरेट चीज़ सनरूफ जो है वो किस हद तक खुलती है ये भी आप देख लीजिए, और ये यहाँ तक सनरूफ खुलती है, इसमें सनरूफ से खड़े होकर बाहर मत निकलें प्लीज़, बाकी तो सब बढ़िया है। और ये इलेक्ट्रिकली वापस नहीं आती है, आपको अपने हाथ से लानी पड़ती है। ये ORVM है, कोई भी वैनिटी लाइट ऐसी चीज़ नहीं है, वैनिटी मिरर इसमें ज़रूर दिया गया है, ये एक्सटेंड भी जो है वो नहीं होता है, यहीं तक जाता है, लेकिन ये यहाँ पे ठीक है बखूबी काम करता है। ये लाइट जो है इसी से आपको इधर काम चलाना पड़ेगा, इसका थ्रो थोड़ा सा इस तरफ दिया हुआ है, तो मतलब आई डोंट नो, आपकी वाइफ आपको बेहतर बता पाएगी, वाइफ या गर्लफ्रेंड के भैया उनके कितने काम का है ये। इधर
आपके पास में वैनिटी मिरर नहीं है, बट एक टिकट होल्डर टाइप चीज़ दी गई है। सेम आपको टिकट होल्डर जो है वो यहाँ पे भी आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे फ्रंट में ग्लोव बॉक्स जो है उसकी साइज़ थोड़ी सी चेंज मुझे लग रही है, ये कूल्ड है तो आप इसका नॉब जो है वो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। बड़ी ऑब्वियसली कुशाक की कंपैरिजन बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी लग रही है या नहीं ये हो मैं एग्जैक्टली आपको कंफर्म करके नहीं बता सकता हूँ। इधर नीचे की तरफ आपको कुछ और चीज़ें जो मैं भूल जाता, यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। इधर ये कुछ भी आपको चाबी वाबी रखनी है उस हिसाब से थोड़ा सा स्पेस मिलता है। इधर एक आप छोटी सी बॉटल या कप जो है कुछ भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं। 2 स्पेस आपके पास यहाँ है और आपके पास में स्पेस है छोटा सा, इधर का भी होल दिया गया है। ये लेदर रैप्ड है और एक्सटेंड आगे पीछे भी हो जाता है, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। अब हम चलते हैं सीट का एडजस्टमेंट करके पीछे, क्योंकि पीछे जो है वो एक्चुअली एक ऐसी जगह में अपनी ये सीट अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दी है, क्योंकि पीछे जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कितना स्पेस है। मैंने अपनी प्रॉपर हाइट मतलब प्रॉपर कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट की है। एक 5 फुट 9 इंच का बंदा भी यहाँ पे बैठ सकता है, हालांकि मैं 5 फुट 8 इंच का ही हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें कुछ तो रखा हुआ है, ओके ये चीज़ रखी हुई है, बट अगर ये चीज़ नहीं हो तो कितना स्पेस है? वेल इतना स्पेस आपके पास में यहाँ है। नीचे भी आपके पास में स्पेस दिया गया है। दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर फील आ जाए इसका। और यहाँ पे भी आपके पास में जो है लेदर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, हालांकि यहाँ हार्ड टच ही है, बट ये हाथ रखने वगैरह के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। ओवरऑल थाई सपोर्ट मेरी हाइट के हिसाब से तो ठीक है, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मुझे तो थाई सपोर्ट में कोई इशू नहीं है। बट आई एम श्योर जो मेरी हाइट से लंबे हैं, जैसे कि हमारे कलीग निखिल जो हैं वो थोड़े से लंबे हैं और उनको यहाँ पे थाई सपोर्ट उतना बेहतर नहीं लग रहा था, तो वो चीज़ की कंप्लेन जो है लंबे लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच की आपकी हाइट है, तो इस गाड़ी में 4 लोग बहुत ही आराम से बैठते हैं। मतलब यहाँ पे और पीछे 2-5 फुट के बंदे बहुत ही आराम से बैठेंगे। इनफैक्ट ऊपर आपके पास में इतना स्पेस है, डिसेंट सा स्पेस, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, डिसेंट सा स्पेस आपको हेडरूम में भी मिलता है। शोल्डर रूम में भी अच्छा स्पेस है। उसका एक नेगेटिव पॉइंट जो है शोल्डर रूम का वो ये हो जाता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सीट जो है बकेट टाइप है और यहाँ पे थोड़ा सा राइज कर दी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे गाड़ी मतलब यहाँ सीट का पार्ट एक्सटेंड नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होता है आपको इस तरफ रूम ज़्यादा लगता है, शोल्डर रूम वगैरह बहुत अच्छा लगता है। बट जिन लोगों को गाड़ी में पीछे 3 लोग बैठाने या वो स्पेस का सेंस लेना है, उनके लिए चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा बंदा बैठने जितना स्पेस नहीं है। 2 स्कॉडा ने सेफ्टी के लिहाज से तीनों पैसेंजर को हेडरेस्ट जो है वो दिया है और सीट बेल्ट जो हैं वो लैप वाले हैं तीनों के तीनों। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स भी यहाँ पे माउंट भी दिए गए हैं। बीच में आपको ये बढ़िया लेदर यहाँ पे है, तो हाथ भी रख सकते हो। सेम टाइम आप कप होल्डर्स जो है वो भी दिए गए हैं, सीट फोल्ड भी होती है, सब कुछ है। बट 3 लोग जो है वो पीछे नहीं बैठ पाएंगे, एक बच्चा जरूर पीछे बैठ पाएगा, वो भी आप देखो क्योंकि ये होल्ड करती है आपको, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। हालांकि नीचे फ्लोर वगैरह जो है वो काफ़ी सही है, मतलब वो परेशान नहीं करेगा आपको पाँव रखने में। नीचे आपके पास में 2 USB टाइप सी आपको यहाँ पे भी मिलती है, कोई भी रेगुलर USB पूरी गाड़ी में नहीं है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आगे था और 2 USBs वहाँ पे थी, ये 2 USBs जो है वो आपको यहाँ मिलती है। मैगजीन होल्डर है, फ़ोन प्लेस करने के लिए कन्वीनियंट प्लेस यहाँ पे भी है। उसके अलावा पीछे आपके पास में यहाँ पे एक पावर विंडो का स्विच है। बॉटल होल्डर है जिसमें 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, उसके बाद में एक और बॉटल आ जाएगी। स्पीकर सिस्टम यहाँ पे, स्पीकर सिस्टम एक्चुअली डिसेंट है, कोई शिकायत से जुड़ी हुई नहीं है। गाड़ी में 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, तो 6 एयरबैग जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और कई और चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें भी सॉर्ट की गई है, जैसे कि हमने जब कुशाक चलाई थी उसके पैनल्स में से हल्की सी आवाज़ें आ रही थी, स्पेशली जब ख़राब रास्तों से हम जा रहे थे, बट इस वाली गाड़ी में वो चीज़ें नहीं सुनाई दे रही है। उसके बाद में जो ओवरऑल विंडो वगैरह है उसमें भी कोई क्लस्ट्रोफोबिक होने जैसी फीलिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस आपको दिया गया है, बेज कलर का इस्तेमाल क्योंकि ऊपर की तरफ किया गया है, तो रूमीनेस तो नज़र मतलब लगती है। ये वाली सीट बाय द वे ऑल द वे पीछे पुश की हुई है, तो ऑल द वे पीछे पुश करने पर इतना स्पेस जो है पीछे बच जाता है। ये मैंने दिखाने के लिए पुश की थी, मैं वरना दिखाना भूल जाता। ऑल द वे ना सिर्फ ऑल द वे पीछे पुश की हुई है, बल्कि थोड़ा सा रिक्लाइन भी की हुई है। ये आपको ऑलरेडी लग ही गई होगी कि उस हिसाब से सेट की हुई है। तो ये चीज़ है बाय द वे, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, हल्का सा वाइब्रेशन देख पा रहे हैं, ये 3 सिलेंडर होने का नतीजा है। हल्का सा सीट बेल्ट में भी देखो वाइब्रेशन है, ये 1.5 में नहीं है, इस वाले मॉनिटर में हल्का सा वाइब्रेशन आता है। एनीवे ये सब स्पेस है, इंग्रेस एग्रेस जो है वो भी अच्छा है, कोई शिकायत जो है उससे जुड़ी हुई भी मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे होने वाली है। हाँ बड़ा अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है तो आपको होंडा सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा सेंस ऑफ स्पेस आता है, स्पेशली अगर आप 6 फुट के आसपास हो तो वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट वहाँ पर नज़र आ सकती है। अब हम चलते हैं और ड्राइव करते हैं। ऑलमोस्ट मैं भूलने ही वाला था, लेकिन आपको बूट दिखाता हूँ पहले। काफ़ी बड़ा बूट है, ऑलमोस्ट 500 लीटर से भी ज़्यादा का आपके पास में बूट स्पेस
स्पेस है और जो है डिसेंट टाइप का भी है, मतलब ऐसे लोड वोड करने में ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाली है। उसके बाद में अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो आपके पास स्पेयर टायर है और वहीं पे आपका सब वूफर भी लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है इसका, सब वूफर यहाँ लगा हुआ है। और जो स्पेयर टायर है वो सेम साइज़ का है, हालांकि अलॉय व्हील वो नहीं लग रहा है, जी हाँ स्टील रिम ही वो है, अलॉय व्हील वो नहीं है। और साथ ही में ये जो बूट है ये इंक्रीज़ भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं बूट को। कैसे? ये वाली सीट्स नीचे गिरा के। अब ये सीट जब आप नीचे गिराते हैं तो बूट स्पेस जो है बहुत ही बेहतरीन, जो कहते हैं ना कि साइज़ तक एक्सपैंड जरूर हो जाता है। हाउ एवर क्योंकि सेडान है तो बीच में आपको गाड़ी की फ्रेम जो है वो फिर से आ जाती है, तो उतना ज़्यादा भी कोई यूजेबल नहीं है, लेकिन जो लंबे ऑब्जेक्ट्स है वो अगर आपको रखने हैं तब आप सीट्स फोल्ड कर सकते हो, विच इज़ अ नाइस टच जो कि दिया गया है, एक अच्छी बात है स्कोडा की तरफ से। और बूट में भी आपको ऊपर जो है बूट लैम्प भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बूट लैम्प देखने को मिल जाता है। और जहाँ जहाँ स्पेस निकाला जा सकता था स्कोडा ने वहाँ स्पेस निकाला है, रादर दैन गिविंग सम स्मार्ट टचेस, कोई कभी होल या ऐसा कुछ चीज़ बनाने की बजाय उन्होंने जितना स्पेस मिल रहा सब उन्होंने दे दिया है। कवर भी किया गया बूट को एक डिसेंट लेवल तक, हालांकि पूरा तो कवर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये बूट लिड जो है उसको कम्प्लीटली कवर जो है यहाँ अंदर की तरफ किया गया और यहाँ ऐसे बंद आप इसको कर सकते हैं। नाइस। अब चलेंगे हम ड्राइव करने भैया। ओके जी, तो ड्राइव करते वक्त बात करते हैं स्कोडा स्लाविया जो है उसके बारे में, क्या कुछ चीज़ें मुझे ड्राइवर सीट से महसूस हो रही है। वेल सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी वाइज गाड़ी एक्चुअली काफ़ी सही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एसयूवी स्टैंडर्ड की है यहाँ पे, भले ही ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी स्टैंडर्ड में की होने का दावा किया जा रहा है, बट विजिबिलिटी यहाँ पे सेडान स्टैंडर्ड की है और काफ़ी अच्छी है। फिर भी मतलब आपको ठीक है बोनेट वोनेट नहीं दिखता है, बट आपको अच्छा अंदाज़ा लगता है इर्द गिर्द वाली चीज़ों का। डिसेंट साइज़ का ORVM है, IRVM से भी काफ़ी सही व्यू जो है वो आपका आ जाता है, उसमें भी कोई ऐसा बड़ा इशू जो है आपको नहीं होता है। थोड़ी सी समस्या मेरी बनी रहती है इंडिकेटर और वाइपर वाली। एनीवे तो विजिबिलिटी वाइज कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं है। आई बिलीव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एज एन ऑप्शन जो है वो दिए जा सकते थे, अगर किसी कई लोगों को कॉन्फिडेंस उससे जो है वो उस चीज़ से आता है, बट कुछ ऐसा खास बड़ी ज़रूरत जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद में बात आती है कि कैसा है एर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी कैसी है। तो एर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी अगेन काफ़ी सॉर्टेड लगी, कई चीज़ें जो मतलब ऑलमोस्ट जो भी फंक्शन था वो रीच में है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। कुछ चेंजेस यहाँ जो किए गए हैं वो थोड़े से अच्छे ही चेंजेस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके बाद में थोड़ा सा मुझे ये लगता है ये स्पेस में यहाँ पे स्पेस की कमी है बेसिकली यहाँ नीचे की तरफ। अगर मैनुअल में जब मैं बैठूंगा तो शायद वहाँ लगे, बट किसी भी प्रकार का कोई घुटना कहीं टच वच होकर परेशान करे ऐसी सिचुएशन नहीं है जैसी कुछ गाड़ियों में आती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ओवरऑल एर्गोनॉमिक वाइज जो है कोई ऐसा खास इशू जो है वो नहीं हुआ है और सारी चीज़ें सॉर्टेड है, अपार्ट फ्रॉम दी फैक्ट कि अगर आपके घर में कोई नॉन जर्मन कार है तो आपको इन चीज़ों की आदत रखनी पड़ेगी कि इंडिकेटर इधर है और वाइपर कंट्रोल जो है वो दूसरी तरफ है। ये चीज़ आपको ज़रूर दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में बात आती है एर्गोनॉमिक्स और उसके बाद में एक हल्का सा पार्ट आ जाता है कि ड्राइविंग कंफर्ट जो है ओवरऑल वो कैसा है। तो ड्राइविंग कंफर्ट जो है वो भी गाड़ी में मतलब स्टीयरिंग ड्राइवर सीट से जो है वो अच्छा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो काफ़ी सही आपको पोजीशन में पहुंचा देता है, उसमें कोई शिकायत आपको नहीं होगी। हाँ जिस प्राइस पॉइंट पे ये आने वाली है उस प्राइस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड जो कहते हैं सीट्स मिलने लग जाती है, कई मैन्युफैक्चरर देते हैं, यहाँ पे वो आपको नहीं मिलती है, विच इज़ अ बिट ऑफ नेगेटिव पॉइंट। लेकिन आई डोंट नो मतलब मुझे ऐसा कुछ खास चीज़ जो है इलेक्ट्रिक सीट्स लगती नहीं है, उनसे काम मैसेज भी चल जाता है। इस जस्ट कि वो प्राइस पॉइंट को जो है जस्टिफाई और ज़्यादा कर देती है, क्योंकि ऐसा फीचर होना मतलब लोगों को लगता है भैया इतने पैसे लिए तो कम से कम ऐसा फीचर तो दिया जाए। उसके बाद में बात आती है कि किस तरीके की राइड हैंडलिंग और इंजन कैसा है, क्या सब चीज़ें कैसी है। सबसे पहले राइड और हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। देखो राइड और हैंडलिंग का सीन ये है ना कि गाड़ी की ओवरऑल हैंडलिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। सेम चीज़ मैंने कुशाक में भी बोली थी कि स्कोडा लेवल्स की हैंडलिंग नहीं है। इनफैक्ट अब जब सेगमेंट से कंपेयर करते तो मुझे होंडा सिटी जो है थोड़ी सी बेटर हैंडल होने वाली लगती है, विच इज़ लिटिल सरप्राइजिंग कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया होंडा जो है जापानीज़ जो है थोड़े से वेल हैंडल होने वाली कार बना रहे हैं और जर्मन्स जो हैं वो थोड़ी सी कंफर्ट ओरिएंटेड कार बना रहे हैं। और वरना की जैसी चीज़ आपको फील यहाँ पे रहेगी कि ओवरऑल वैसा स्टीयरिंग, हालांकि वरना से थोड़ा बेटर हो जाता है वो जब आप हाई स्पीड पे होते हो। तो लो स्पीड पे तो जो है काफ़ी लाइट है और डिसेंट सा फीडबैक है, कोई ऐसा तोड़ काम जो है वो इन्होंने यहाँ पे हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में नहीं किया है। जो काम किया है वो राइड के डिपार्टमेंट में डेफिनेटली इन्होंने किया है। राइड इम्प्रूव करने की कोशिश रही है, कम्फर्ट के हिसाब से ओरिएंटेशन राइड का रखने वाली चीज़ रही है। आई बिलीव ऑन लो स्पीड्स आप शायद अभी भी होंडा सिटी के सस्पेंशंस को अप्रिशिएट करेंगे।
बट ऑन हाई स्पीड और गड्ढे वड्ढे ज़्यादा जब आते हैं आवाज़ ज़रूर आती है सस्पेंशन से, बट सस्पेंशन क्या मैच्योरली हैंडल करता है उसको। तो एक बढ़िया बैलेंस जो है इन सस्पेंशन के साथ में, स्पेशली हाईवेज़ पे अगर कोई एंडुलेशंस है, कोई गड्ढे वड्ढे हैं, एकदम शार्प गड्ढे में तो मत कुदाना वरना टायर आप अपना खो दोगे। बट हाईवेज़ पे जो एंडुलेशंस या कोई ऐसा बड़ा मतलब गड्ढा हो जो शार्प ना हो, वहाँ पे भी अगर आप तेज़ी से निकल जाओ तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है इन सस्पेंशन की वजह से आता नज़र आएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है। और फिर रही बात ये कि सीट्स वगैरह का कंफर्ट कैसा है, तो सीट्स देखो क्वालिटी तो अच्छी है सीट्स की, बट उतना ज़्यादा टॉप लेवल कंफर्ट नहीं है जितना होंडा सिटी की सीट में आपने देखा था, तो वो यहाँ पे नहीं है अभी भी। मेरे ख्याल से एज अ फैमिली अगर आप देखो तो आपको थोड़ी सी होंडा सिटी की लॉजिक नज़र आ सकता है। हाउ एवर थिंग्स चेंज जब आपकी बात आती है इंजन्स पे तो इंजन्स पे जब बात आती है तो यहाँ पे आपके पास में 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। पहला अवेलेबल है 1 लीटर, दूसरा 1.5। 1 लीटर जो है 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज जो इंजन है, वो नाम मतलब ऐसे आपको उससे छोटा लग सकता है अपने 1 लीटर होने की वजह से, बट पावर की कोई कमी नहीं है और वही मैं अभी चला रहा हूँ। 1.5 की बात मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा थर्ड को। और वो इंजन जो है वो भाई उसमें अलग मज़ा है 1.5 में, उसकी बात वहीं करेंगे। अभी फिलहाल जो है मैं आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। स्कोडा का कहना है कि उन्होंने 85% सेल्स जो है वो एक्सपेक्ट की है स्लाविया की 1 लीटर इंजन के साथ में। आई बिलीव उन्होंने एक्सपेक्टेशन इसलिए लगाई होगी क्योंकि सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स उनको कुशाक में भी मिले होंगे जो कि 1 लीटर में ज़्यादा बिकी है। तो यहाँ पे आपको 1 लीटर में क्या मिलता है, वही आपको 115 PHP की पावर और साथ ही में आपको लगभग मिलता है 178 न्यूटन मीटर का टॉक। मैं जो पर्टिकुलर वर्जन चला रहा हूँ इसमें लगा हुआ है एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और ये गियर बॉक्स के साथ में गाड़ी कैसा बिहेव करती है उसकी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर है तो थोड़ा स्लो है ऐसा कुछ है। हाउ एवर हल्का सा गाड़ी जब पिक आप करते हो तो उतना कोई एकदम बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव एलिमेंट जो है नज़र नहीं आता है, विच इज़ ऑल्सो द केस विद मोस्ट ऑफ द अदर कार। जो बाकी कार्स अवेलेबल है वर्ना और होंडा सिटी, उनमें भी कोई ज़्यादा बड़ा फन एलिमेंट गाड़ियों में है नहीं उनमें। तो इट्स जस्ट लाइक कि जो फैमिली सेडान होती है, आप आराम से चलाना चाहते हो, तो उस लिहाज से 1 लीटर जो है वो काफ़ी बेहतरीन इंजन है। आपके पास में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो, तो आपको ज़्यादा कुछ वरी करने की चिंता नहीं है। एनवीएच लेवल्स कंट्रोल है। अगर आप हार्ड पुश ओवरटेक वगैरह करना चाहो तो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम जो गाड़ी थोड़ा सा लेती है, बट आप उसको अवॉइड करने के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स भी मतलब ऐसा नहीं है कोई DSG जैसे फास्ट है जो कि ऑब्वियसली 1.5 के साथ में होंगे, बट स्टिल ये किसी भी लिहाज से स्लो कंसिडर किया जाने वाला इंजन नहीं होगा कि स्लो है, पावर की कमी नहीं है। पावर की कमी एक्चुअली कहीं फील नहीं होने देता है। हाँ, आप ज़्यादा ड्राइव करते हो तो हार्शनेस आती है, तो ये पता चलता है कि भैया इंजन जो है काफ़ी लोड ले रहा है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो देयर इज़ अ बिट ऑफ वाइब्रेशन जो कि आपको बताता है कि ये 3 सिलेंडर यूनिट आपके पास में यहाँ लगा हुआ है। उनके अलावा कहीं भी आपको ऐसा ज़्यादा फीलिंग भी नहीं आती है। अगर आप मतलब बेसिकली कहने का लॉजिक ये है कि आप अगर प्यार से चलाते रहें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं रियलाइज़ होगा कि एक 3 सिलेंडर इंजन है और 1 लीटर का इंजन है। काफ़ी सही पावर है, सब कुछ बढ़िया है, पिकअप वगैरह जो है वो इंजन काफ़ी अच्छे से ले पाता है। मैनुअल में मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप सिटी वगैरह में ज़्यादा चलाते हो तो गो विद दिस टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ओनली। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी आई बिलीव शहर में आपको जो है वो लगभग मतलब दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जो ट्रैफिक जहाँ बम्पर टू बम्पर होता है उस टाइम पे आपको 8 के आसपास देगा ही। अगर आप थोड़े से कम ट्रैफिक वाले शहर में चलते हैं जैसे जयपुर या ऐसा कोई शहर है जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, लखनऊ वगैरह, तो वहाँ पे आपको जो है ये अराउंड 9-10 दे देगा। मैं ऑटोमेटिक 1 लीटर की बात कर रहा हूँ। हाईवेज़ पे काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा। अगर आप बिलो 90-95 चलते हैं 90 के बिलो चलते हैं तो आप मान के चलिए आपको ऑलमोस्ट 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अगर आप उससे ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बहुत ड्रॉप होने वहाँ पे लग जाती है। शहरों में अगर आप नॉन पी कार्स में कम ट्रैफिक में चलें तो आपको आई बिलीव लाइट फुट पे 11-12 का दे सकती है गाड़ी माइलेज, जो कि कई लोगों ने निकाला भी है। ये विद द कन्वीनियंस ऑफ ऑटोमेटिक वहाँ पे ये आता है। डेफिनेटली जो 1 लीटर ऑटोमेटिक है स्कोडा का वो रिलायबल है, उसमें कोई ऐसे रिलायबिलिटी इश्यूज़ जो है वो नहीं देखने को मिले जो आप स्कोडा के ऑटोमेटिक ख़राब हो जाते हैं, खर्च ज़्यादा देते हैं। ऐसी अगर कहानियाँ सुनते हो, हॉरर स्टोरीज़ कहीं सुनते हो, तो वो हॉरर स्टोरीज़ बेसिकली आपकी आती है जो 1.5 DSG था उसके वहाँ से वो स्टोरीज आने लगती है। बट वो भी आजकल काफ़ी हद तक जो है काफ़ी रिलायबिलिटी उसमें भी स्कोडा ने ऐड की है, मतलब कुछ तो करके रिलायबल बनाया उसको। तो वो स्लो हो गया ओवर द टाइम बट अब थोड़ा रिलायबल हो गया।
अब ये बात हो गई आपके 1 लीटर के बारे में। फ्यूल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस सब कुछ जो है काफ़ी सही है, सॉर्टेड परफॉर्मेंस है, कुछ खास आप ऐसा उम्मीद नहीं करोगे, तो आपको कुछ मिस भी यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ आप चीज़ नहीं करोगे। अब जो है बात आती है कुछ बची हुई चीज़ों की, जैसे ब्रेकिंग और एसी परफॉर्मेंस। एसी अभी भी ट्रिप करता है, जैसा कुशाक में हमने देखा था। अगर आप हाई आरपीएम पे चलाते हो, बट वैसे आई डोंट नो कोई चलाएगा अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गियर डाउन किया और सेकंड में ले लिया मैंने अभी, तो अब मैं जब रेव कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा और मेरे आरपीएम प्रॉब्ली 5000 आरपीएम के आसपास जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एसी जो है वो कूलिंग करना बंद कर देता है। बट मुझे नहीं लगता कोई ऐसे 5000 आरपीएम से रेव करके चलाता रहेगा पूरे दिन और कूलिंग की उम्मीद भी यहाँ पे करेगा। बट पता नहीं ऐसा क्यों होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी चीज़ थी, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का कन्वीनियंस में आपको परेशानी बनी देता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में थोड़े से मेरे थॉट्स हैं। वो थॉट्स ये है कि जो इनिशियल फीडबैक होता है जब आप सिटी में हल्का हल्का टैप वैप करते हो, वो फीडबैक उतना जो है प्रॉपर्ली आ नहीं पाता है। ये थोड़ा सा एक इशू है, वो फीडबैक की कमी जो है वो यहाँ पे लग रही है। आई डोंट रिमेंबर कुशाक टाइगुन जब मैंने चलाई थी उसमें कुछ ऐसा फील हो रहा था क्या, बट यहाँ पे फील हो रहा है हल्का सा वो फीडबैक की कमी है इनिशियली जब आप ब्रेक पे जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकिंग बाइट कमज़ोर है ऐसा कुछ। जब आप हाई स्पीड पे हो, फॉर एग्जांपल अभी मैं 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे हूँ और मैं ऐसे ब्रेक करूँ, तो जब ढंग से ब्रेक करोगे तब तो आपको जो है प्रॉपर फीडबैक निकल के आता है, तब कोई फीडबैक वीडियो वाला इशू नहीं है। इस जस्ट कि इनिशियली थोड़ा सा आपको ये रहता है कि वो इनिशियल जो ब्रेकिंग फीडबैक है वो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। आई थिंक स्कॉडा उस पर काम करके वो कुछ उसका निकाल सकती है तोड़। वो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसको क्रैक करना। एक हल्की सी चीज़ लोगों के दिमाग में ये भी है कि भैया सेडान्स क्या नीचे टच तो नहीं हो जाएंगी, तो हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, पीछे पता नहीं क्या बज रहा है, खाली बॉटल बज रही हुई, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं जो है आपको गाड़ी को गड्ढों अड्डों में मतलब लेके जाता हूँ। शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं बेसिकली। ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm की है, जो कि सेडान के स्टैंडर्ड से तो काफ़ी अच्छी है। हालांकि व्हील बेस भी गाड़ी का लंबा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सस्पेंशन बिहेव करते हैं, मतलब वो सॉफ्टली लैंड नहीं होते, थोड़ी सी फर्मनेस उनमें होती है। उस वजह से गाड़ी नीचे कहीं भी अभी तक टच नहीं हुई है और ना ही मुझे लगता है कहीं भी ईजिली टच हो पाएगी। मैंने 1-2 स्पीड ब्रेकर्स पे जानबूझ कर से खुदा के देखने की कोशिश की थी, बट कहीं भी ऐसी चीज़ जो है फील नहीं हुई कि कहीं गाड़ी टच वच कर जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नो डाउट आप जो है आप मेरा आ जाएगा कि किस तरीके से सेडान जो है वो भी गड्ढों में चल पाती है। आई बिलीव एज हैचबैक, अगर जितना आपको किसी हैचबैक में कॉन्फिडेंस आता है उतना यहाँ पे भी आ जाना चाहिए। और ओवरऑल अप्रोच एंगल, डिपार्च एंगल भी इतने कोई जो कहते हैं ना कि फ्रजाइल नहीं है कि कहीं भी टच हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। तो जी स्लाविया के बारे में बात ये है कि क्या बात है स्लाविया के बारे में बात ये है कि मुझे यूँ लगता है प्राइसिंग एक बहुत ही की फैक्टर हो जाएगा इस गाड़ी के लिए। गाड़ी अच्छी है, काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छा बाइंग ऑप्शन है ये। फाइट जो है वो यहाँ पे हो रही है एसयूवी से, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली प्राइसिंग कंट्रोल करने में। स्कॉडा जो है कुशा के साथ में भी कुछ खास प्राइस कंट्रोल कर नहीं पाई थी। हाँ, एक अच्छी लेवल पे प्राइस आ गई थी और काफ़ी लोगों ने स्कॉडा पे भरोसा भी जताना शुरू कर दिया था, बट यहाँ पे कुछ जानवर मेरे पीछे पड़ गए, मकड़ी वकड़ी, एनीवे तो वो इसी तरीके से जो है जाले ना लग जाए कुछ चीज़ों पे, इसलिए स्कॉडा को प्राइसिंग जो है वो बहुत ही एग्रेसिव यहाँ पे करनी पड़ेगी। जब मैं एग्रेसिव बोलता हूँ तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि होंडा सिटी जो है उससे प्राइस जो है हल्की सी कम ही रह पाए तो इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इंजन। 1.5 की ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको खरीदने वाले नीश बैड थे, वो तो खरीदेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 लीटर जो है वो होंडा सिटी से हल्का हल्का अगर कम प्राइसिंग पे है, बिकॉज होंडा सिटी ऑलरेडी एक महंगी कार है, तो वो एक चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ इंश्योर करेगी। इवन इफ इट गोज़ एट पार विथ होंडा सिटी इट्स स्टिल ओके, बट उससे ज़्यादा जाना जो है वो स्कॉडा के लिए काफ़ी खतरे की चीज़ साबित हो सकती है। और लाइट जो है वो जल नहीं पाएगी उनकी। लाइट हाउस का रेफरेंस है, बहुत ही घटिया चुटकुले मार रहा हूँ, लेकिन गाड़ी इतनी बुरी नहीं है ऑनेस्टली यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें स्कॉडा के लिए बढ़िया हो सकती है अगर ये गाड़ी उनकी चल जाए तो। बाकी स्लाविया का कोई और वेरिएंट हो, मतलब जिसमें फ़न और बढ़ा हुआ है 1.5 के अलावा, तो उसकी भी हमें उम्मीद है। अभी ऐसा कुछ नहीं आता है, 1.5 का वीडियो आपको 2 दिन बाद में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों को हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।